Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defense Academy in continuation with the current affairs series. अभी तक हमने करंट अफेयर्स में देखा कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ने कैसे हैं. ठीक है, हमने देखा कि लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स को हमें कैसे 9 आवर्स में कंपाइल करके टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना है. हमने देखा कि हमारा ब्रेन बेसिकली, मैं एक थ्योरी अपने फर्स्ट लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ, आई विल जस्ट रिपीट इट, कि अगर हम किसी भी चीज को सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उसको ज्यादा देर तक रिटेन कर सकता है. हमें कब तक चीजें रिटेन करनी है? सिर्फ 10th अप्रैल तक. ठीक है, 11th अप्रैल को अगर चीजें ड्रेन आउट भी होने लगे तो ठीक है, हम वापस से करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ के वापस से अपना रिटेंशन इंप्रूव करेंगे. पर एज ऑफ नाउ हमें एग्जाम तक चीजें काफी अच्छे से याद रखनी है. उसके लिए हमने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने डिफेंस पढ़ा, हमने स्पोर्ट्स पढ़ा, हमने अवार्ड्स पढ़े, काफी और चीजें हमें पढ़नी है. और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं, पर से अगर डिफेंस में कोई एक एक्सरसाइज छूट जाती है या फिर अगर अवार्ड्स में कोई एक अवार्ड छूट जाता है जो आपने किया होगा या कहीं और से आप पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज छूट गई है, तो डोंट वरी अबाउट इट, विल कवर इट. मुझे अभी जो लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं, बहुत सारे इन जनरल अदर देन स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी हैं, पर हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं. तो हमें वो कवर करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? सिंपल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके. प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके हमें पता चला कि नोबेल प्राइज से तो आता ही आता है क्वेश्चन. अगर किसी को भारत रत्न मिला होता तो वो पक्का आता कि किसको भारत रत्न मिला, पर क्योंकि भारत रत्न नहीं मिला और पद्मा अवार्ड्स मिले हैं तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन, हमें पता है कि एक्सरसाइज से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है, तो क्यों ना सारी एक्सरसाइज को जॉट डाउन किया जाए और पढ़ लिया जाए. Now, if I have missed any exercise and you feel like कि वो exercise बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, then please do comment it down below. और अगर मुझे भी लगता है कि हाँ वो exercise बहुत ज़रूरी है and I have missed it out, तो in the last lecture I'll compile each and everything which I feel like I have missed it. We'll have a combined class of all the things which I feel is more important, और आप जो भी comment down करते हैं, so that everyone can get a more holistic view. Now, let's start with today's class. आज I have jotted down few environment and science and tech related questions. See, क्या होता है कि यूपीएससी की ना आदत है, यूपीएससी की आदत है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक से जोड़ने की. करंट अफेयर्स को स्टैटिक से कैसे जोड़ने की? अभी हमको पता है कि ज्योग्राफी में एक टॉपिक होता है जिसमें हम पूरा पूरा साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं. कितने टाइप के साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, सारे साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मानसून से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, है ना. मतलब ज्योग्राफी में हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली ज्योग्राफी में हम अपने अर्थ को, हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने सराउंडिंग्स को पढ़ रहे हैं. हम मैप बेस्ड रीडिंग करते हैं कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है ना. और क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं. एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, which all in south some place like from Kerala to Delhi, which all rivers will you cross, है ना. आप कौन कौन सी रिवर्स क्रॉस करेंगे? तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब आपको पता है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो तो नहीं आएंगी, तो अगर ऑप्शन में गंगा दिया है तो ऑब्वियसली आप गंगा को क्रॉस नहीं करेंगे. पर अगर उसमें दिया है महानदी, उसमें दिया है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो हाँ, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी आपके वे में आएंगे. इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं. अब अगर सपोज कृष्णा नदी न्यूज में बनी रही है तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कृष्णा नदी पे ही क्वेश्चन आ जाए. या अगर सतलज नदी है और सतलज पे हमको डैम पता है, सतलज पे एक ही डैम है, क्या? भाखरा नंगल. वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आ चुका है और ये मैंने अपनी स्टैटिक क्लासेस में कवर भी किया है. अब सपोज कि भाखरा नंगर पे कोई रिपेयर चल रहा है, तो हमारे लिए पूरा जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सारे इंडस की ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अगर आई रिपीट, अगर सतलज पे हमें पता है डैम है, कौन सा डैम है? भाखरा नंगल. अगर भाखरा नंगल पे कोई भी काम चल रहा है, सपोज रिपेयर का काम चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है और वो करंट अफेयर्स में बना हुआ है, तो पूरी इंडस की ट्रिब्यूटरीज पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये तो हमने समझा कि कैसे करंट को और स्टैटिक को यूपीएससी रिलेट करती है. नाउ, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है साइक्लोन, है ना. वेदर में, क्लाइमेट में, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है हमको पता होना चाहिए. कहाँ सुनामी आई, कहाँ साइक्लोन आया, कहाँ टाइफून आया, कहाँ विली विली आई, है ना. इफ यू नो द नेम्स आर सिमिलर, इफ यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी यू विल अंडरस्टैंड इट. तो हमें पता होना चाहिए कि साइक्लोन कहाँ आया, क्योंकि यूपीएससी में हर बार आता है कि ये साइक्लोन है, इसका नाम किसने दिया और ये कहाँ आया. नाउ स्टार्टिंग विद साइक्लोन जावेद. वन सेक.
यस, साइक्लोन जावेद। साइक्लोन जावेद, अब ये नाम किसने दिया जावेद? सबसे पहले तो जावेद आया कहाँ है? जावेद आया है बे ऑफ बंगाल में। अब ऑब्वियसली अगर बे ऑफ बंगाल में आया है, तो कहाँ, किस किस कंट्रीज को, किस किस स्टेट्स को इंपैक्ट किया होगा? ऑब्वियसली हमें पता है कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इनके कोस्ट जो है वो हार्म हुए होंगे, है ना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर हम नीचे चले जाते हैं अपने ईस्ट साइड में जितने भी स्टेट्स हैं वो सब हार्म हुए होंगे साइक्लोन जावेद की वजह से, जो आया बे ऑफ बंगाल में। अब जावेद नाम, इस साइक्लोन को जावेद नाम किसने दिया? ये दिया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने नाम दिया जावेद। उसके बाद कुछ स्टैटिक फैक्ट्स क्या है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो दो टाइप के साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, आई विल राइट इट डाउन हियर। साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट। एक तो हो गया है हमारा ट्रॉपिकल, एक हो गया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जिसको हम कहते हैं टेम्परेट। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? दो तरीके के साइक्लोन्स हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और ये आपको स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, वन लाइनर में भी आ सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि साइक्लोन जावेद कहाँ पे आया, तो हमें पता है बे ऑफ बंगाल में आया। फिर साइक्लोन जावेद का नाम जावेद किसने दिया, तो हमें पता है कि साइक्लोन जावेद का नाम जावेद दिया है सऊदी अरब ने। इसके बाद स्टैटिक कैसे आ सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, आई विल टेल यू कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ ओके, गोइंग इनटू थ्योरीज। ये हमारा ओशियन का सरफेस है, यहां पे सनलाइट्स पड़ेंगी, ये सनलाइट्स आई, ये सनलाइट आई, तो जैसे ही सनलाइट वाटर के सरफेस पे पड़ेंगी, यहां से वाटर हीट होने लगेगा। जैसे ही वाटर हीट होगा तो वाटर हीट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर के ऊपर रेज होगा। ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के ऊपर रेज होगा। ये वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे। जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर। अब ये जब लो प्रेशर बन जाएगा तो इसके साइड में हाई प्रेशर बन जाएगा। अब जब ये वाटर वेपर ऊपर रेज करेगा और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट कर देगा, सपोज ये है पार्टिकल ए। नाउ वी ऑल हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है ये लेटेंट हीट? वो हीट होती है व्हेन अगर हम देखें 0 डिग्री पे हमें आइस भी मिलती है और 0 डिग्री पे हमें वाटर भी मिलता है। 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पर उस पे हमें आइस भी मिलती है और वाटर भी मिलती है। तो द एनर्जी टेकन बाय द वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस इज नोन एज लेटेंट हीट। आई विल रिपीट, द एनर्जी टेकन बाय द वाटर टू कन्वर्ट इन द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज लेटेंट हीट। एक्सक्यूज मी। सिमिलरली अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे चले जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि जो वाटर है, वाटर भी होता है और वाटर वेपर भी होते हैं। अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर को बॉईल करते हैं तो उस बॉइलिंग स्टेज पे हमारे पास बॉइलिंग हॉट वाटर भी होता है और वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो द एनर्जी टेकन बाय द वाटर टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर इज अगेन द लेटेंट हीट। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल ए है जो इवेपोरेट हुआ, इसने लेटेंट हीट रिलीज की और पार्टिकल बी को दी। तो पार्टिकल बी जो इसके नीचे था वो और ऊपर जंप करेगा और बी डैश बन जाएगा। इस बी डैश ने अपनी लेटेंट हीट सी को दी तो सी ऊपर जंप करेगा और सी डैश बन जाएगा। ऐसे करके बड़ा ही लंबा सा क्यूमुलस निम्बस क्लाउड फॉर्म होता है। क्यूमुलस निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जहां जहां होगा, ये क्लाउड से क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए आई एम एम्फसाइजिंग कि जहां जहां ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा वहां क्यूमुलस निम्बस क्लाउड फॉर्म होगा। क्यूमुलस निम्बस मतलब जो तीनों ओरिजिन्स में है, जो तीनों ओरिजिन्स में क्लाउड है और जो सबसे ज्यादा रेनफॉल कॉज करता है, वो क्लाउड जो तीनों ओरिजिन्स में और जो सबसे ज्यादा रेनफॉल कॉज करता है उसको हम कहते हैं क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। क्यूमुलस निम्बस क्लाउड फॉर्म होगा। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा, और जब ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा तो कुछ इस तरह से विंड चलेंगी, और एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। एंटी क्लॉकवाइज। अब सी, हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, आई विल रिपीट एवरीथिंग। ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए सबसे पहले तो ओशियन के सरफेस पे सनलाइट पड़ी। जैसे ही सनलाइट पड़ी तो जो वाटर था वो इवेपोरेट होने लगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा। वेपर्स में कन्वर्ट होकर के वो ऊपर इवेपोरेट होगा, और नीचे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। नीचे बन गया है लो प्रेशर, और साइड में है हाई प्रेशर। अब जो लो प्रेशर है, हमको पता है कि विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे ही विंड फ्लो होगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से साइक्लोन ऊपर रेस करने लगेगा। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन फॉर्म होगा। स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन फॉर्म होगा या एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन फॉर्म होगा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन फॉर्म होगा। हमको पता चल गया कि ये क्यों होगा। अब ये जो स्पिनिंग हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है कोरोलिस फोर्सेस की वजह से। हमने पढ़ा था कोरोलिस फोर्स क्या होते हैं? कोरोलिस फोर्सेस आर द फोर्सेस कॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरोलिस फोर्स होते हैं। अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और कोरोलिस फोर्सेस होते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ देयर इज कोरोलिस फोर्सेस, और यही कोरोलिस फोर्सेस कॉज करते हैं साइक्लोन को। इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करता है, इक्वेटर पे नहीं होता। इक्वेटर पे क्यों नहीं होता? क्योंकि इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्सेस नहीं होते। अगर इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्सेस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इक्वेटर पे जो 10 से 20 डिग्री, और आई शुड से 10 से 30 डिग्री के बीच में बनेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाउ टेम्परेट साइक्लोन बनता है मोर देन 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। मोर देन 30 डिग्री लैटिट्यूड पे फॉर्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है? देखिए, एक बार ना हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी समझ लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन पे ये हो गया है हमारा 90 डिग्री कोल्ड, पोलर कोल्ड हाई प्रेशर। ये हो गया हमारा 90 डिग्री पे पोलर कोल्ड हाई प्रेशर। फिर ये हो गया है हमारा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 1 sec. Yes, this is 30 degree and this is 0 degree. Now, as it is high pressure, so it would be low pressure, and this would be subtropic high pressure. Subtropic high pressure, और this is hot. अब देखो क्या होता है कि इक्वेटर के पास है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अभी क्या हो रहा है कि इक्वेटर से हाई एयर्स आ रही हैं और पोल से कोल्ड एयर्स आ रही हैं, और दोनों यहाँ 60 डिग्री के अप्रॉक्स मिल रही हैं। ये कोल्ड एयर आ रही है, और ये हॉट एयर आ रही है। अब जब हॉट एयर और कोल्ड एयर मिलेंगी तो हमें पता है कि हॉट एयर रेजेस अप एंड कोल्ड एयर मूव्स डाउन। हमेशा आपने देखा होगा कि एसी को एयर कंडीशनर को रूम के टॉप पे लगाते हैं। क्यों रूम के टॉप पे लगाते हैं? रूम के बॉटम पे क्यों नहीं लगाते हैं? रूम के टॉप पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हॉट एयर जो होती है दैट फ्लोज डाउन, जो कोल्ड एयर होती है दैट फ्लोज डाउन, कोल्ड एयर ऊपर से नीचे आती है, एंड जो हॉट एयर होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। तो जो हॉट एयर फ्रंट है वो ऊपर रेज करेगा, फिर जो कोल्ड एयर फ्रंट है वो ऊपर रेस करेगा, और फिर ये दोनों एक फ्रंटोजीनियस की प्रोसेस से यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन। आई होप यू आर क्लियर विद योर स्टैटिक्स, क्योंकि कई बार डायरेक्ट स्टैटिक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू शुड बी क्लियर विद द स्टैटिक पोर्शन। नाउ आई विल जस्ट इरेज इट। Now, Shaheen is the name of the cyclone that hit Oman and is the offspring of cyclone Gulab. अब
साइक्लोन गुलाब जो है वो थोड़े टाइम पहले, आई थिंक 5 to 6 months बैक, साइक्लोन गुलाब ने हिट किया था एंड साइक्लोन गुलाब वाज नेम्ड गुलाब बाय पाकिस्तान। साइक्लोन गुलाब ने इंडियन ओशन को हिट किया था एंड साइक्लोन गुलाब वाज नेम्ड गुलाब बाय दी पाकिस्तान। तो हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि साइक्लोन गुलाब कहाँ पे आया? इंडिया में, इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। और जो शाहीन है, शाहीन इज अ ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस गुलाब साइक्लोन ओनली, जो कहाँ पे आया? ओमान में आया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग अहेड, ओके, जोजिला प्रोजेक्ट। जोजिला प्रोजेक्ट, एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल जॉइनिंग लद्दाख विद श्रीनगर। सी, जोजिला पास, लास्ट टाइम अटल टनल पे क्वेश्चन आया था। लास्ट टाइम अटल टनल पे क्वेश्चन आया था। अटल टनल पे क्या क्वेश्चन आया था कि अटल टनल किन दो पासेस को, किन दो प्लेसेस को ज्वाइन करता है। नाउ इट्स योर होमवर्क, every one of you, all of you have to comment it down below। मैं day 1 से even before the crash course मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको previous year questions करने हैं and last year ही ये question आया था कि अटल टनल किन दो places को join करती है। तो similar question might come this year also, क्योंकि जोजिला project is Asia's longest bi-directional tunnel। bi-directional tunnel क्या होता है कि दोनों ही साइड से ट्रैफिक आ और जा सकती है। तो as it is the longest bi-directional tunnel, so you have to remember कहाँ पे? लद्दाख को और श्रीनगर को। हमें पता है कि दोनों ही सेंसिटिव पॉइंट्स हैं और दोनों में ही हमें कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए है फॉर द फ्यूचर XYZ रीजंस एंड ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो जोजिला पास, जोजिला प्रोजेक्ट इज द लॉन्गेस्ट bi-directional tunnel joining लद्दाख विद श्रीनगर। नाउ मूविंग ऑन, Sila Tunnel project। Sila Tunnel project is in Arunachal Pradesh। Sila Tunnel project is in Arunachal Pradesh। डायरेक्ट सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं कि शीला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल टनल में, कि अरुणाचल प्रदेश में है। शीला के पहले हमने क्या देखा था? जोजिला। जोजिला कहाँ? लद्दाख को और श्रीनगर को, दोनों को ज्वाइन करता है, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। एंड देन अगेन शीला टनल इज इन अरुणाचल प्रदेश। देन मूविंग ऑन इज, one sec, moving on, Mount Etna। Mount Etna, Mount Etna, Mount Etna is at the coast of Italy and it is a active volcano। Mount Etna is at the coast of Italy and it is a active volcano। एक्टिव वॉल्केनो, अभी एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? सी, दो वॉल्केनो होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव जैसा कुछ नहीं होता है, एक होता है एक्टिव जो इरप्ट हो सकता है ना? कभी भी वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है। इंडिया में कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है? I'll give a hint, it's in Andaman and Nicobar। Yes, the Barren Island। The Barren Island is the active volcano and then there is one more volcano जो इरप्ट नहीं होता है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट इट डाउन बिलो, कमेंट इट डाउन बिलो। इंडिया के पास एक वॉल्केनो ऐसा भी है जो इरप्ट नहीं होता है। इवन द डेक्कन प्लेट्यू यूज्ड टू बी एन एक्टिव वॉल्केनो बट देन इट बिकेम द डोरमेंट वॉल्केनो। अभी वो इरप्ट नहीं होता, ठीक है? तो क्योंकि एक्टिव वॉल्केनो है और इरप्ट हुआ था और काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, तो हमें बस इतना याद रखना है कि एटना, माउंट एटना इज एट द कोस्ट ऑफ इटली। माउंट एटना इज एट द कोस्ट ऑफ इटली एंड इट इज अ एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है? एक्टिव वॉल्केनो। अब वॉल्केनो फॉर्म कैसे होते हैं? सी, थोड़ा सा ना हम वॉल्केनो के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वॉल्केनो भी एक ज्योग्राफी का टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वॉल्केनो भी दो तरीके के होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। जो वॉल्केनोज होते हैं दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज डिस्ट्रक्टिव एंड अदर इज कंस्ट्रक्टिव। एक तो हो गया है हमारा डिस्ट्रक्टिव और एक हो गया है हमारा कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, दो वॉल्केनो, कुछ ना, जब वॉल्केनो इरप्ट होगा तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्ट होगा। और कंस्ट्रक्टेड, जब वॉल्केनो इरप्ट होगा तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट होगा। नाउ यू आर लाइक, मैम वॉल्केनो के इरप्ट होने से, लावा के निकलने से भी कुछ कंस्ट्रक्टिव होता है क्या? हाँ होता है। तो विल सी। देखो,
डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो क्या है? जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ऐसे कन्वर्ज करती हैं, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज करती है तो एक प्लेट सबडक्ट करती है और एक प्लेट ऐसे मूव अप करती है, एक प्लेट ऐसे सबडक्ट कर जाती है। इसके सबडक्शन से क्या होता है कि नीचे जो लावा चैम्बर है उसमें से लावा बस्ट आउट होता है और ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहलाती है। इसमें से एसिडिक लावा बाहर निकलता है जिसमें हाई वैल्यू ऑफ सिलिकॉन होती है। एसिडिक लावा बाहर निकलता है जिसमें हाई वैल्यू ऑफ सिलिकॉन होती है। सी बी इट कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट ओशियन, जब ये कन्वर्ज करते हैं, जब ये कन्वर्ज करते हैं तो एक प्लेट, ये देखिए, ये हो गई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये हो गई है एक ओशियानिक प्लेट। अब जब ये कंडक्ट करेंगे तो ये रहेगी कॉन्टिनेंटल प्लेट और जो ओशियानिक प्लेट है वो ऐसे सबडक्ट कर जाएगी। जो ओशियानिक प्लेट है वो ऐसे सबडक्ट करेगी क्योंकि ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो सबडक्ट करेगी। जैसे ही ये सबडक्ट करेगी तो यहाँ पे जो लावा चैम्बर है इसमें से लावा ब्रेक आउट होगा, ऐसे बस्ट होगा और एसिडिक लावा इरप्ट होगा जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा वैल्यू में होगा। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव। इससे क्या होगा? इससे कंस्ट्रक्शंस होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जहां भी अगर घर बसे होंगे तो वो सबको डैमेज कर देगा। अब होता है कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? जब कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट ओशियन डाइवर्ज करते हैं, जब ये डाइवर्ज करते हैं, जब कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट ओशियन डाइवर्ज करते हैं तो ये देखिए, अभी ये एक बाउंड्री थी और ये एक बाउंड्री थी और ये दोनों कनेक्टेड थे। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड थे, पर फिर ये कॉन्टिनेंट अलग हो गया और ये कॉन्टिनेंट अलग हो गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, जो वेगनर ने दी थी। अब कॉन्टिनेंट अलग हो गए, जब कॉन्टिनेंट अलग होंगे तो यहाँ पर लावा फ्लो होगा और एक न्यू कॉन्टिनेंट बन जाएगा, है ना, एक न्यू लैंड मास बन जाएगा। तो जब न्यू लैंड मास बन रहा है डाइवर्ज होने से दो प्लेट्स, जब दो प्लेट्स के डाइवर्ज होने से एक न्यू प्लेट बन रही है, एक न्यू लैंड मास बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें भी आ सकते हैं। इसमें कौन सा लावा होता है? इसमें होता है बेसिक, इसमें बेसिक लावा का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द स्टैटिक यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द वोल्केनोज। Now moving ahead, Ida is the hurricane hit the USA along the Gulf Coast of Louisiana. See, हम इंडिया में साइक्लोन को साइक्लोन कहते हैं। इंडिया में हम साइक्लोन को साइक्लोन कहते हैं। यूएसए में हम साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम साइक्लोन को विली विली कहते हैं, विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम साइक्लोन को विली विली कहते हैं। और चाइना एंड जापान में टाइफून कहते हैं साइक्लोन को। एक बार सीधे क्वेश्चन आ गया था मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। क्या क्वेश्चन आ गया था कि इंडिया में साइक्लोन को क्या कहते हैं? इंडिया में साइक्लोन को साइक्लोन कहते हैं, यूएसए में हरिकेन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, चाइना और जापान में टाइफून कहते हैं। ठीक है, तो राइट दिस डाउन द स्टैटिक पार्ट। सी मैं इतने सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस क्यों ले रही हूँ? क्योंकि आपके ज्योग्राफी में ना काफी सारी चीजें जो करंट में चल रही होती हैं उनको और स्टैटिक को रिलेट करके ही आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अभी तक आपने जो भी स्टैटिक किया होगा, आई होप कि मेरे साथ आपका वो सारा कुछ रिवाइज हो रहा है। प्लीज आफ्टर दिस क्लास आप अपने नोट्स पे एक बार फिर से जाइए और जितना भी आपने स्टैटिक पर रखा है एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो करंट अफेयर्स और साथ में आपके ज्योग्राफी दोनों ही आज के दिन में खत्म हो जाएंगे। ज्योग्राफी का रिविजन और करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है साथ में, राइट? नाउ मूविंग ऑन, कोप 26। इस बार एनवायरमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोप को तो छोड़ ही नहीं सकते। कोप सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है ना, कोप 26 न्यूज में सबसे ज्यादा रहा है। तो कोप में क्या हुआ?
India launched the initiative Resilient Island States. इंडिया ने लॉन्च किया द इनिशिएटिव ऑफ रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट। अब कोप में हुआ क्या? सी, कोप में जो हमारा एम था सबसे ज्यादा नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन। जितना ज्यादा हम कार्बन निकाल रहे हैं हमें नेट जीरो करना है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई कि आप उतनी ही चीजें बनाइए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, आप प्रोडक्शन कीजिए, पर आप उतना ही कीजिए जितने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, किसी आपके डेवलपमेंट की वजह से किसी और को या फ्यूचर जनरेशन को हार्म ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई तो नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन की बात की गई। तो हमें नेट जीरो एमिशन करना है। कब तक करना है? टिल 2050। टिल 2050 नेट जीरो एमिशन करना है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म करना है। ग्रीन हाउस गैसेस में मेन गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस जिसका एमिशन हमें खत्म करना है 2030 तक। नाउ China has released a joint plan with USA to cut down methane emission by 13% till 2030. This is also an important point to note कि China has released a joint plan with USA to cut down methane emission by 30% till 2030, है ना? चाइना और यूएसए ने एक जॉइंट प्लान रिलीज किया। किस चीज के लिए? मीथेन का एमिशन जो है वो कट डाउन करना है हमको 30% तक। उसके बाद कोप 27। अब कोप 27 कहां होगी? कौन होस्ट करेगा? कोप 27 को कौन होस्ट करेगा? इजिप्ट होस्ट करेगा। कोप 27 को इजिप्ट होस्ट करेगा। अभी 26 किसने होस्ट की थी? ग्लासगो। 26 ग्लासगो में हुई थी और ओरिजिनेटेड बाय यूके एंड इटली, and then the location where it was actually hosted was Glasgow. तो don't get confused in it, ठीक है? और नेक्स्ट कहां पे होगी? इजिप्ट में होगी। Now moving on, Marusudar River is a tributary of Chenab. Marusudar River क्यों है न्यूज में? सी, मरुसुदार रिवर पे एक पकलदल, मरुसुदार रिवर पे एक डैम है जिसमें 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाया जाने वाला है। मरुसुदार रिवर पे पकलदल डैम है जिसपे 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जाने वाला है, जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहा था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि मरुसुदार किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो मरुसुदार चिनाब की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब इज मरुसुदार। और चिनाब मिली है, चिनाब दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा दो रिवर्स मिली तो चिनाब बनी, और चिनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है मरुसुदार। तो नाउ दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। इससे सिर्फ आपका एनवायरनमेंट कवर नहीं होता, इससे आपका जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। ओके, सो हमने देखा कि स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर स्कीम्स बहुत ज्यादा पूछी गई थी। इवन लास्ट टू लास्ट ईयर तो सीडीएस के पेपर में 6 स्कीम्स ही पूछ ली गई थी। मतलब एक पेज में 3 स्कीम्स इस साइड और 3 स्कीम्स इस साइड, ऐसे करके 6 गवर्नमेंट की स्कीम्स ही पूछ ली गई थी। एनडीए में भी गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष इज वैक्सीनेशन ऑफ चाइल्ड एंड विमेन्स। ये 2 बार पूछी जा चुकी है। देन उजाला क्या है? उज्ज्वला क्या है? पीएम हर घर नल से जल योजना क्या है? पीएम रोजगार योजना क्या है? मनरेगा क्या है? इकोनॉमिक्स भी जब हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ स्टैटिक टॉपिक। स्टैटिक्स का टॉपिक है इकोनॉमिक्स, जिसमें जब हमारा लास्ट में पोर्शन पढ़ते हैं तो एक पोर्शन पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होता है टुवर्ड्स दी स्कीम्स। कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लेकर के आई और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। नाउ हमें वो पढ़ना है कि कौन कौन सी स्टैटिक में स्कीम्स हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। जैसे कि मनरेगा, हमें पता है कि मनरेगा 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मनरेगा 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो हमें मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की कौन कौन सी फ्लैगशिप इवेंट्स हुए हैं या फिर फ्लैगशिप ये स्कीम्स हैं, जितनी भी, सॉरी फॉर द फंबल, जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। सी, हर एक स्टेट की अलग अलग स्कीम होगी, पर क्या हर एक स्टेट की स्कीम याद करना जरूरी है? नहीं।
बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे, आप न्यूज में भी पढ़ेंगे। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जब आप अपने सिटी का न्यूज़पेपर, सिटी कॉलम पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि आपके स्टेट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, पर हमारे यूपीएससी क्योंकि सेंट्रल बॉडी है तो उस पर्सपेक्टिव में थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, अगर वो बहुत बड़ी कोई न्यूज है तो हो सकता है कि एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाए, वरना जितने भी सेंटर के फ्लैगशिप स्कीम्स होती है सिर्फ वही हमारे एग्जाम में आती है। तो हमें इतनी सारी स्कीम्स, हमें सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ वो स्कीम्स पढ़नी है जो सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम्स है, या फिर जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, या फिर जिनका कुछ टेन्योर हो गया है। मतलब कोई एक स्कीम थी, अब उसने 10 साल पूरे कर लिए हैं, 50 साल पूरे कर लिए हैं, और 50 साल पूरे करने के उपलब्ध में अब कुछ हो रहा है उस स्कीम में, और वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्कीम्स से। अब आता है पीएम डिवाइन। वन सेक। पीएम डिवाइन, filling gap between different sections of society by providing employment for women and youth. See, लास्ट टाइम भी एक स्कीम आई थी women empowerment पे, है ना, फिर एक स्कीम आई थी women and child empowerment पे। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और यूथ से रिलेटेड जो होती हैं, वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट्स टू शो देम इन गुड लाइट, और एवरीवन वांट्स टू शो देम इन गुड लाइट, एंड इफ दे आर पुटिंग ऑन सम स्कीम्स, देन दोज स्कीम्स विल बी द स्कीम्स जिसमें डेवलपमेंट हुआ है या जो डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है। तो पीएम डिवाइन इज द filling gap between different sections of society by providing employment for women and children. Now ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने स्कीम लॉन्च की है। Now after this one sec. Yes, moving on. India hosted the World Sustainable Development Summit 2022. Theme to make the world a resilient planet. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 होने वाला है वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया। सी, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा न्यूज में है, और क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा न्यूज में है तो द वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो हमें ये याद होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन। स्मोक फ्री स्टेट। फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट स्मोक फ्री प्रोजेक्ट बना है उज्ज्वला योजना के अंदर। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना के तहत गवर्नमेंट फ्री एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करती है। अब ये जो फ्री एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम ये फ्री एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड होते हैं। फिर क्या इसकी रिफ्यूलिंग फ्री होती है? नहीं, इसकी रिफ्यूलिंग फ्री नहीं होती है। बट अभी कॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट ने एक बार फिर से रिफ्यूलिंग फ्री की थी, इसीलिए उज्ज्वला योजना बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी। तो हमें पता होना चाहिए कि एक स्टेट भी है उज्ज्वला योजना के तहत, एक स्टेट है जो स्मोक फ्री हो गया है। मतलब कि अब हर एक घर में एलपीजी सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। अब जो कोल और कंडे, काउडंग को बर्न करके जो चूल्हे जलाए जाते थे, अब वो नहीं होता है। नाउ इट इज एलपीजी और स्मोक फ्री। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। देन मूविंग ऑन, उजाला। सी, उज्ज्वला और उजाला में कंफ्यूज मत होइए। जो उजाला स्कीम है दैट इज प्रोवाइडिंग ऑफ एलईडी बल्ब्स। जो उजाला है, हम कहते हैं ना हर घर में उजाला के लिए क्या करते हैं? बल्ब लगा देते हैं, एलईडी का बल्ब लगा देते हैं। तो एलईडी बल्ब लगाने को बोलते हैं उजाला स्कीम। मूविंग ऑन इज सी, नीति आयोग ना कुछ रिपोर्ट्स को लॉन्च करती है, कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करती है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग इज द थिंक टैंक। नीति आयोग थिंक टैंक है। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन होती थी। प्लानिंग कमीशन 5 साल का प्लान बना करके देती थी, एक बजट फिक्स करके देती थी, और हमें बताती थी कि हमें आगे क्या करना है, हमें कैसे मूव ऑन करना है।
ये जो फाइनेंशियल ईयर है हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ डेवलप करेंगे, क्या टैक्स लेंगे, क्या रेवेन्यू होगा, उससे क्या डेवलपमेंट होगा, ये सब कुछ पहले प्लानिंग कमीशन करके देती थी। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग इज अ थिंक टैंक। अब ये जो थिंक टैंक है ये कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करती है। तो रिपोर्ट टाइटल रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया। जो हमारी अर्बन प्लानिंग है वो कैसी हो रही है उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट लॉन्च की। तो रिपोर्ट किसने लॉन्च की? नीति आयोग ने लॉन्च की। फिर से नीति आयोग विद 16A इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लॉन्च्ड द रिन्यूएबल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, अब नीति आयोग इज वरीड अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट भी किसने रिलीज की है? नीति आयोग ने। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, एनर्जी डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ेस आ जाती हैं तो जनरली जो बॉडी होती है, रिलीजिंग बॉडी होती है, वो नीति आयोग होती है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना इन द यूनियन बजट 2023। सी हम थोड़ा सा ना बजट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनियन बजट आया, बजट क्या क्या लेकर के आया, कैसे कैसे रिफॉर्म्स लेके आया। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या है? ये है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है जिसमें 48,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं सेंटर ने, पीएम आवास योजना। देन कम्स दी हर घर नल से जल योजना जिसमें 3.8 करोड़ स्पेंड करने वाले हैं हम अपने इस फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में। अब टॉकिंग अबाउट द बजट में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सबसे हॉट टॉपिक रहा वो था 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो। 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगलाइज है क्या? नहीं, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगलाइज नहीं है। पर अगर कोई चीज लीगलाइज नहीं है तो क्या उस पर टैक्स लग सकता है? जैसे कि अल्कोहल गुजरात में बैन है, marijuana इंडिया में बैन है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बैन है। तो जब कोई चीज बैन है तो क्या आप उस पर टैक्स लगा सकते हो? अगर आपने किसी चीज को लीगलाइज नहीं किया है तो क्या आप उस पर बैन लगा सकते हैं, है ना? Now this was a dispute and although कि इंडिया ने अभी क्रिप्टो को एक लीगलाइज्ड सोर्स या एक लीगल टेंडर नहीं डिक्लेयर किया है, पर स्टिल इंडिया ने बोला है कि इफ यू आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो एंड यू मेक एनी प्रॉफिट then in that profit you have to give the 30% to government, which raises the question that it makes it legal only. So we have to know कि 30% टैक्स है क्रिप्टो पे। ये आया हमारे यूनियन बजट में। ठीक है, then moving ahead। सोनचरैया बहुत ज्यादा न्यूज में थी। सोनचरैया क्या है? फॉर मार्केटिंग ऑफ अर्बन SGS प्रोजेक्ट्स, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सी अभी तक क्या हो रहा था कि जो स्मॉल कोऑपरेटिव ग्रुप्स थे, स्मॉल कोऑपरेटिव ग्रुप्स बन जाते थे और अपना अपना काम करते थे, पर फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ दीज स्मॉल कोऑपरेटिव ग्रुप्स, फॉर प्रमोटिंग देम, फॉर पब्लिसाइजिंग देम, हमने सोनचरैया को लॉन्च किया। सोनचरैया क्या करेगी? सोनचरैया सिर्फ पब्लिसाइज करेगी कि ये मेड इन इंडिया है, ये छोटी सी एक दुकान ने बनाया है और जो अपना खुद की पब्लिसिटी नहीं कर सकती है। तो सोनचरैया ऐसी सारी दुकानें, शॉप्स जो अपनी खुद की पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं उनकी पब्लिसिटी करेगी। दिस इज सोनचरैया टू यू। देन मूविंग ऑन, गोवा की बात कर लेते हैं। काफी कुछ हो रहा है गोवा में। गोवा की सिर्फ ट्रिप्स कैंसिल होती हैं, बट ट्रिप कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। गोवा इज फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री state and consisting every household with electricity. Very important, every household with electricity. हर घर में बिजली है, गोवा में हर घर में बिजली है।
और हर घर ओपन डेफिकेशन फ्री है। हर घर में वॉशरूम है, जैसे विद्या बालन ऐड करती है, अपने घर में बाथरूम बनवाइए, शौचालय बनवाइए और इस्तेमाल कीजिए। गोवा में हर घर में शौचालय बना हुआ है और इस्तेमाल हो रहा है। गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड एज ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, गोवा ओपन डेफिकेशन फ्री है। गोवा में इलेक्ट्रिसिटी भी है। एडिंग ऑन मोर रीजंस टू योर लिस्ट कि हाँ अब तो गोवा जाना बनता ही है ना। बिजली भी है, ओपन डेफिकेशन फ्री भी है। देन एक स्वच्छ भारत मिशन चला था। जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस दिया जाता है वो अंडर द स्वच्छ भारत मिशन दिया जाता है। और स्वच्छ भारत मिशन ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब सबसे ज्यादा स्वच्छ कौन सी सिटी है? सबसे ज्यादा स्वच्छ सिटी है इंदौर। लास्ट 5 साल से, लास्ट 5 years से सबसे ज्यादा स्वच्छ सिटी कौन सी है? इंदौर। ऑल्सो इंडिया इज द फर्स्ट वाटर सरप्लस सिटी। ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया में जो ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया में जो वाटर सरप्लस है? तो इंदौर इज द फर्स्ट वाटर सरप्लस सिटी। नाउ जैसे हमने स्वच्छता की बात कर ली और हमने काफी सारी बातें कर ली, पानी की बातें कर ली। नाउ मूविंग ऑन, 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जैसे कि हमने कहा था इंडेक्स की बात करेंगे। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स कोई भी इंडेक्स जो गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में शो करता है, कोई भी इंडेक्स जो इंडिया की रैंक पहले हायर थी फिर लोअर हो गई है, अगेन गवर्नमेंट को और इंडिया को बैड लाइट में शो करता है। कोई भी चीज जो आपको अप्रिशिएशन नहीं डिप्रिशिएशन दिखाती है, वो एग्जाम में पूछे जाना थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं। जो चीजें आपको गुड लाइट में दिखाती है वो चीजें पूछे जाने के थोड़े से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ना गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने टॉप किया है? गुजरात ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। एंड नीति आयोग रिलीज करती है हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है किसने? केरला ने। हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है किसने? अभी हेल्थ इंडेक्स में बॉटम पे कौन आया है? बिहार, देन यूपी। पर क्या ये आपको याद करना है? नहीं, जो बॉटम पे आया है वो कभी पूछा नहीं जाएगा, जो टॉप पे आया है सिर्फ वो पूछा जाएगा। तो हेल्थ इंडेक्स में टॉप किसने किया है? केरला ने। एंड गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? गुजरात ने। नाउ दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। टिल दैट टाइम आप इस वीडियो को प्लीज 2 बार वॉच कीजिए। साथ में आई एम श्योर आप नोट्स बना रहे होंगे, बस एक बार उन नोट्स को पढ़िए एंड यू आर गुड टू गो। आप 90% तक करंट अफेयर्स करके आएंगे। एंड जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। अभी बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं दीज आर सफिशिएंट फॉर यू, बस इनको अच्छे से रिवाइज करते जाइए। बार बार रिवाइज कीजिए चीजों को, तो आप भूलेंगे नहीं चीजों को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाइए। नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, स्टे सेफ एंड कीप स्टडीइंग।